हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 14। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड में जो रेवोल्यूशन हुआ था फरवरी में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या हुआ था उस रेवोल्यूशन में और रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इस लेक्चर में हमें क्या बात करना है? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। मींस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन तो हो चुका था, उसके बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आई थी, सोसाइटी में क्या चल रही थी, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन की वजह से जो वहां पे मोनार्ची सिस्टम चलती थी, जो वहां का राजा था जार निकोलस सेकेंड, उसको एब्डिकेट करना पड़ा था, सिंहासन छोड़ना पड़ा था। अब उसके एब्डिकेशन के बाद पावर किसके हाथ में आ गई थी? तो पावर आई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या थी? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट एक बॉडी थी, एक ग्रुप था, किसका? तो पेट्रोग्रेड सोवियत और जो डूमा लीडर्स थे इनका। अब देखो, यहाँ पे दो लोग लीड कर रहे थे। पहला पेट्रोग्रेड सोवियत, जिसमें लोअर स्ट्रेटा के लोग भी थे, मतलब वर्कर्स वगैरह थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह और सोल्जर्स थे, जो कि पेट्रोग्रेड सोवियत में। पेट्रोग्रेड सोवियत में दो तरीके के लोग थे, जो डिमोन्स्ट्रेटर्स थे, मतलब वर्कर्स, और साथ में सोल्जर्स। और दूसरी टीम में थे हमारे डूमा लीडर्स, जो कि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, तो ये लोग अभी रूल कर रहे थे। अब रूल करना शुरू किए थे तो सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस इन लोगों ने लाया था, ये हमें आज के लेक्चर में देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पॉइंट नंबर 1 क्या है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। अभी तक क्या चल रहा था सोसाइटी में कि कहीं पे आप मीटिंग नहीं कर सकते हो एक साथ इकट्ठा होके, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था कि 1900 में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म हुई थी और 1898 में जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुई थी, ये सारी पार्टीज सीक्रेटली काम कर रही थी क्योंकि पार्टी फॉर्मेशन की छूट नहीं थी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन सब चीजों की परमिशन मिल गई थी, मतलब अब लोग एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते थे, पार्टी फॉर्म कर सकते थे, पब्लिक मीटिंग्स अरेंज कर सकते थे। तो पहला चेंज क्या आया कि पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे जो बैन था उसको हटा लिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? सोवियट्स वर फॉर्म्ड। जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत पेट्रोग्रेड में फॉर्म हुआ था, वैसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सोवियट्स का फॉर्मेशन होने लगा। सोवियट्स का मतलब काउंसिल, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स का फॉर्मेशन होने लगा जो उन एरियाज को लीड करने वाले थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि पब्लिक मीटिंग्स और रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए। दूसरे पॉइंट में क्या है कि सोवियट्स का फॉर्मेशन होने लगा जगह जगह पे। तीसरा पॉइंट क्या है? फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। फैक्ट्री कमिटीज क्या है? देखो, जो भी ग्रुप फॉर्म हो रहा था वो क्यों हो रहा था? ग्रुप का फॉर्मेशन लोग क्यों करते थे? ताकि अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सके, जो भी उन लोग को दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए आवाज उठा सके। तो अभी जब सभी लोगों को ग्रुप फॉर्मेशन का पार्टी फॉर्मेशन की छूट मिल चुकी थी, तो हर ब्रांच में आप कह सकते हो कि पार्टी वगैरह ग्रुप वगैरह फॉर्म हो रही थी। तो सेम चीज हो रहा था फैक्ट्रीज में भी। फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते थे वो भी अपना ग्रुप बना रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बना रहे थे। तो वही है कि फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म। और ये फैक्ट्री कमिटीज कर क्या रही थी? तो जो वर्कर्स थे ये चेक करते थे, फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म विच क्वेश्चन, किस चीज का क्वेश्चन कर रही थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, वो फैक्ट्री को कैसे चला रहे हैं उस पर क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन करते थे का मतलब कि पूरा उसका डिटेल्स वगैरह मांगते थे और चेक करते थे कि क्या उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना एंड ऑल, ये सारी चीजें होती थी। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। देखो, फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म। क्वेश्चनिंग किस चीज के लिए? तो क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन द इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज। ये क्वेश्चन करते थे कि कैसे फैक्ट्री को इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, किस वे में चला रहे हैं, सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चलती थी तो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोसाइटी में चल रही थी। नेक्स्ट, सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन आर्मी। अभी देखो, तो पार्टी फॉर्मेशन की छूट मिल चुकी है, तो सभी लोग एकदम बिंदास पार्टी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पार्टी का फॉर्मेशन वर्कर्स कर रहे हैं, वर्कर्स अपनी पार्टी फॉर्म कर रहे हैं अलग। फैक्ट्रीज में वर्कर्स का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, सोल्जर्स जो थे आर्मी में, सोल्जर्स अपना कमेटी फॉर्म करने लगे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो आर्मी में भी कमेटी का फॉर्मेशन शुरू हो गया।
अब इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहले चारों पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस का फॉर्मेशन था उस पे पहले बैन था, तो उन बैन को खत्म कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सोवियत फॉर्म, अलग अलग जगहों पे काउंसिल फॉर्म होने लगा, सोवियत फॉर्म होने लगा। तीसरा पॉइंट कि वर्क फैक्ट्रीज में फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी जो क्वेश्चन करती थी इंडस्ट्रियलिस्ट किस वे में फैक्ट्रीज को चला रहे हैं। और चौथा पॉइंट कि जो आर्मी की बॉडी थी वहां पे आर्मी कमिटीज मतलब सोल्जर कमिटीज भी बनने लगी थी। अब देखो पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पांचवें पॉइंट में कह रहा है कि लेनिन इन अप्रैल, ठीक है, अभी फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ था, तो फरवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे ये हम देख लिए। अप्रैल में क्या हुआ, इन अप्रैल लेनिन, लेनिन मतलब व्लादिमीर लेनिन, और व्लादिमीर लेनिन कौन थे, पहले नाम सुन चुका है, कहां पे सुना है, तो ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी जो 1903 में फॉर्म हुई थी उसके ये लीडर थे। तो अभी क्या बात हो रही है कि इन अप्रैल व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल का क्या मतलब है, देखो व्लादिमीर लेनिन को एग्जाइल कर दिया गया था। एक बार ये मार्क्सिस्ट का, मार्क्स का जो आइडियोलॉजी था इसको फॉलो करते थे, अपने आप को मार्क्सिस्ट बताते थे कि मतलब मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है उसको मैं फॉलो करता हूँ, और इसके लिए लोगों को इकट्ठा करते थे। मतलब सीधा कह सकते हो कि बहुत जो वहां का जार था उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे ये, ठीक है, पहले से ही। तो इनको जो जार की टीम थी वो इनको और इनके साथ अदर लीडर्स को अरेस्ट करके एग्जाइल कर दिया था, इनको देश से निकाल दिया था। 3 इयर्स के लिए निकाला गया था, लेकिन आफ्टर दैट ये लोग, देखो ये जब एग्जाइल हुए थे तो एग्जाइल के बाद बस 3 इयर्स के लिए इन्हें एग्जाइल किया गया था, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स ये कंट्री में दोबारा रिटर्न नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि इन्हें डर था कि दोबारा वही सब चीजें होंगी, अभी भी जार रूल कर रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज में घूमते थे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में घूमते थे, अपना जो लोगों को इकट्ठा करना, लोगों से डिस्कस करना, ये सारी चीजें अलग अलग कंट्रीज में जाके कर रहे थे। इन्हीं बीच 1903 में जो बोल्शेविक पार्टी फॉर्म हुई थी, ठीक है, और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो सेकंड सेशन था कांग्रेस, मतलब कि जो मीटिंग हुई थी सेकंड सेशन 1898 वाले पार्टी का, वो देखो बोल्शेविक पार्टी का फॉर्मेशन रसिया में नहीं हुआ था, ये हुआ था बेल्जियम में। कहां पे हुआ था, बेल्जियम में। तो ये अभी व्लादिमीर लेनिन 1903 में भी एग्जाइल पे ही थे, वो रसिया में नहीं थे, वो बेल्जियम में थे, ठीक है। तो बेल्जियम में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था बोल्शेविक और मेंशेविक का। तो सीधा कहने का मतलब है कि ये व्लादिमीर लेनिन जो थे ये भाग रहे थे, जो जार था इससे डर रहे थे कि आएंगे कंट्री में तो दोबारा ये हमको अरेस्ट कर लेंगे एंड जो भी पनिशमेंट वगैरह ये सारी चीजें मतलब फिर से एग्जाइल कर देंगे, ऐसा कुछ भी, मतलब डर रहे थे वहां के राजा से। तो हुआ क्या, जब फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जार एब्डिकेट कर गया, जार का अब रूल ही नहीं रह गया, तो इन्हें लगा कि ठीक है अब आना सेफ है, तो वो अप्रैल में वापस रसिया लौटे थे। अब जब अप्रैल में रसिया में वापस लौटे तो आते ही इन्होंने क्या किया, दोबारा अपना काम शुरू किया। अपना काम मतलब कि मार्क्स की आइडियोलॉजी को दोबारा ये फॉलो करना शुरू किए, और मार्क्स की आइडियोलॉजी मतलब कि रसिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते थे, ये बोल्शेविक पार्टी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे एज अ रूलिंग पार्टी। तो आते ही इन्होंने कहा कि अभी जो पावर, अभी देखो इन्होंने कहा कि अभी जो पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास है, प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि पेट्रोग्रेड सोवियत प्लस डूमा लीडर्स, ठीक है, इनके ग्रुप से बना था। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी जो चीज प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास बहुत रह ली है, अब टाइम आ चुका है कि ये रूल जो है, पावर जो है वो सोवियत के पास हो। सोवियत का मतलब कि जो वर्कर्स का ग्रुप है, सोल्जर्स का ग्रुप है, इनके पास आ जाए और ये अब रूल करें। ऐसा वो क्यों चाहते थे, इसका भी एक रीजन है। देखो यहाँ पे जब पेट्रोग्रेड सोवियत फॉर्म हुआ था उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर तो दे दी गई थी, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी वो अब भी वही थी। पहला डिमांड की वार को बंद करना, उसके बाद जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको खत्म करना। लोग सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते थे, ठीक है, जो वर्कर वाला क्लास था, वर्कर्स वाला मतलब बोल्शेविक क्लास जो था ये सोशलिस्ट सोसाइटी चाहता था।
तो अब भी ये लोग ऐसा चाहते थे और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था ये ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। इसी वजह से जो अप्रैल में व्लादिमीर लेनिन आए तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। ठीक है, तो आवाज उठाने के टर्म्स में इन्होंने 3 डिमांड्स रखी। इन्होंने कहा कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल कर रहा है, ठीक है रूल करे, लेकिन हमारी 3 डिमांड्स है उसको फुलफिल करना है। तो 3 डिमांड्स जो लेनिन ने सामने लाया, लेनिन ने जो पेश किया 3 डिमांड्स, उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। तो एग्जाम में ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा, है कुछ भी नहीं। ठीक है, देखते हैं है क्या। सीधा पूछेगा कि व्हाट इज अप्रैल थीसिस, तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन in April Lenin returned from exile he presented 3 demands which was known as April thesis। अब 3 डिमांड्स कौन कौन से थे, तो डिमांड नंबर 1 जो पब्लिक की सबसे बड़ी डिमांड थी, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का मेन रीजन जो था, मेन रीजन क्या था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का, वार लड़ रहे थे लोग जिसकी वजह से कंट्री में सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो सबसे पहली डिमांड क्लोजर ऑफ वॉर, ये चाहते थे कि वॉर बंद हो जाए, मतलब पीस हो जाए, शांति हो जाए, वार को बंद कर लिया जाए। दूसरी चीज ये क्या चाहते थे, ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, ये चाहते थे कि जो जमीनें हैं अभी तक जो नोबिलिटी क्लास से बिलोंग करती थी ये अब पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए। पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए का मतलब कि ये एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते थे। और तीसरी चीज कि जितनी भी चीजें प्राइवेट थी, बेसिकली बैंक्स वगैरह, इसको नेशनलाइज करना चाहते थे। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे लेनिन के, पहला कि क्लोजर ऑफ वॉर, दूसरा ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, और तीसरा क्या था, तीसरा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे लेनिन के अप्रैल थीसिस के। तो यहां से पॉइंट समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लेनिन एग्जाइल पे थे। अब जो पूरी स्टोरी सुनाया हूं एग्जाइल वाली, वो बहुत जरूरी नहीं है याद करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेगा कि लेनिन एग्जाइल क्यों गए थे, कब गए थे, ये सब नहीं पूछने वाला है। तो सिंपली आपको लिखना क्या है कि अप्रैल में लेनिन एग्जाइल से वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने 3 पॉइंट्स की डिमांड सामने रखी जिसको अप्रैल थीसिस नाम से जाना गया। वो 3 पॉइंट्स कौन से थे, तो पहला था वॉर का क्लोजर, दूसरा था लैंड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन पीजेंट्स में, और तीसरा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, अब देखो ये 3 पॉइंट्स जो थे, इन तीनों पॉइंट्स को जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर रही थी। ठीक है, तो फुलफिल नहीं कर रही थी, और जो बोल्शेविक पार्टी थी ये इन्हीं 3 डिमांड्स को लेके आगे बढ़ रही थी। और ये 3 डिमांड्स आपको दिख रहा है कि वॉर सभी लोग बंद करना चाहते थे, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, वॉर बंद नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी थी ये एक बार फिर से प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगी थी। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नफरत करने लगी थी और बोल्शेविक पार्टी मतलब व्लादिमीर लेनिन का साथ देने लगी थी। और व्लादिमीर लेनिन एक बार फिर से अपनी बोल्शेविक पार्टी को सामने ला रहे थे, बोल्शेविक पार्टी एक बार फिर से पावर में आ रही थी। तो अब अगला पॉइंट देखो क्या है, प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ, क्या देखा प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, इट्स पावर डिक्लाइनिंग। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारी तो पावर जा रही है, एंड बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस ग्रो, और बोल्शेविक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि अभी रूल कर रहा था उसको ऐसा लगा कि अब हमारी पावर कम हो रही है, और जो बोल्शेविक पार्टी है ये एक बार फिर से ग्रो कर रहा है। अब ये रूल कर रहे हैं तो शांति से तो बैठेंगे नहीं, कोई अपना पावर जाता देख नहीं सकता है शांति से। तो इनकी पावर जा रही थी, इसको बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इट डिसाइडेड, इट का मतलब यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स। स्टर्न मेजर्स मतलब सिंपली कह सकते हो कि कुछ कठोर निर्णय लेना, कुछ कठोर स्टेप्स लेना, हार्ड स्टेप्स लेने की सोची। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट का क्या मतलब है, मतलब सिंपली है कि बोल्शेविक पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं जब अपनी डिमांड्स को सामने ला रही थी तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ भी बातें कर रही थी। वो कहती थी लोगों से कि प्रोविजनल गवर्नमेंट हमारा जो डिमांड्स है, ये 3 पॉइंट्स का डिमांड, वॉर को क्लोज करो, और भी बहुत सारे डिमांड्स थे, इन चीजों को प्रोविजनल गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर रही है। तो लोगों के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ डिसकंटेंट आ रहा था।
ठीक है, मतलब लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट से धीरे धीरे नफरत कर रहे थे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वही पॉइंट है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो लोग डिसकंटेंट फैला रहे हैं इनके खिलाफ हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने में उन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। अभी क्या था देखो, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज था वो कौन, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले, जो मतलब जो पैसे वाले थे बेसिकली, वो लोग रन करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही थी, अब वर्कर्स भी कोशिश करते थे कि वहां पे मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी कंट्रोल करना चाहते थे, रन करना चाहते थे। आपको पता है कि ऊपर फैक्ट्री कमिटीज बन रहा था जो क्वेश्चन करता था कि कैसे फैक्ट्री चल रही है, ये वो, तो ये कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करते थे फैक्ट्रीज को। तो जो वर्कर्स फैक्ट्री को रन करते थे, फैक्ट्रीज को रन कराने की कोशिश करते थे, उनको ये रजिस्ट करते थे, रोकते थे। कैसे रोकते थे, तो वही अरेस्ट, एक्साइल, पनिशमेंट, एग्जीक्यूट, सारी चीजें, ठीक है, पीटना और मारना, ये सारी चीजें चालू हो गई थी दोबारा। तो इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड द लीडर्स। लीडर्स में बेसिकली बोल्शेविक के लीडर्स थे जो इनके खिलाफ, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो देखो यहाँ से पूरा कि बोल्शेविक लेनिन ने अप्रैल थीसिस प्रेजेंट कर दिया। अप्रैल थीसिस के बाद ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे और अपनी जो डिमांड थी इसको लोगों के सामने पेश करने लगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि हमारी पावर डिक्लाइन हो रही है और जो बोल्शेविक है वो एक बार फिर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस और ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इसने एक डिसीजन लिया कि जो भी हमारे खिलाफ डिसकंटेंट फैला रहा है उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, स्टर्न मेजर्स लेंगे। स्टर्न मेजर्स लेने के टर्म्स में उन्होंने क्या किया कि जो भी वर्कर्स फैक्ट्रीज को रन करने की कोशिश करते थे, अटेम्प्ट का मतलब है कि रन कराने की कोशिश करते थे, जो फैक्ट्रीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे उनको ये रजिस्ट करते थे, रोकते थे, और साथ में जितने भी लीडर्स थे बेसिकली बोल्शेविक के लीडर्स, उनको ये अरेस्ट करते थे। और अरेस्ट करने के बाद फिर से वही रवैया चालू हो गया था, इनको मारना पीटना, एक्साइल करना, एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था, मार भी दिया जाता था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी ग्रो कर रही है और प्रोविजनल गवर्नमेंट खत्म हो रही है। अब देखो अगला पॉइंट, पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट। जो अभी तक पीजेंट्स थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, कहाँ गया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कौन फॉर्म किया था, पीजेंट्स फॉर्म किए थे। तो पीजेंट्स ने जो पार्टी फॉर्म की थी उसके लीडर्स, मतलब सिंपली कह सकते हो कि पीजेंट्स और पीजेंट्स के लीडर्स, ठीक है, पीजेंट्स और पीजेंट्स के लीडर्स क्या किए, दे प्रेस्ड फॉर द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेस्ड का मतलब है, प्रेस का मतलब दबाना, प्रेस्ड का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि उन्होंने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव बनाना शुरू किया। जैसे इन लोगों की डिमांड्स थी ना कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सोशलिस्ट सोसाइटी बने, तो इन्होंने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट पे दबाव बनाना शुरू किया, जिसके बाद क्या हुआ, लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड। अब लैंड कमिटीज भी बनने लगी। लैंड कमिटीज का मतलब कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ ग्रुप बनने लगा कुछ लोगों का, जिसको लैंड कमिटीज बोला गया। तो अब लोग डिमांड करने लगे कि लैंड कमिटीज भी बननी चाहिए और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसकी वजह से लैंड कमिटीज का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब लैंड कमिटीज का फॉर्मेशन होने की वजह से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हुआ। तो अभी तक हम पूरी स्टोरी जो देखे ये हमारा जून तक का था, जून तक ये सारी चीजें चल रही थी, मतलब आपस में बोल्शेविक इनके प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही थी। अब जुलाई से सितंबर, फ्रॉम देखो, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई 1917 टू सितंबर 1917, मतलब फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ, अप्रैल में लेनिन ने अप्रैल थीसिस दिया, और जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 3 मंथ्स में जो पीजेंट्स थे ये लैंड को सीज करना शुरू किया। सीज करने का मतलब कि जो नोबिलिटी क्लास के से लैंड बिलोंग करती थी उसको ये हड़पना शुरू किए, उस पर कब्जा करना शुरू किया और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। तो अब ये पूरा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इस पूरे में फिर से एक बार माहौल गर्म हो रहा था। माहौल गर्म होने का मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी उल्टे सीधे स्टेप लेना शुरू कर दी थी, लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, अरेस्ट करना, ये सारी चीजें, और कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रही थी। साथ में अब फिर से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था,
जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटी क्लास की जमीनों को हड़प रहे थे, तो एक बार फिर से नोबिलिटी क्लास पीजेंट्स के खिलाफ जाएंगे तो माहौल पूरा फिर से उथल पुथल हो रहा था। अब इन सारे रीजंस की वजह से हमारा अगला शुरू होगा, देखो जुलाई से सितंबर तक लैंड का ऑक्यूपाई करने का प्रोसेस चला और सितंबर के बाद अक्टूबर में एक दोबारा से रेवोल्यूशन होगा जिसका नाम रहेगा अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या हुआ, क्यों हुआ था और उसमें क्या सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।